जयराम महतो के पास पैसा तो है नहीं, कैसे प्रचार प्रसार कीजिएगा आप लोग? आपसे एक वोट का डिमांड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ दे सकते हैं हमको किसी प्रकार समर्थन इकोनॉमिकल तो आप हमको दीजिए। दो जिस्म एक जान, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन के सामने वो अपने घुटने टेक दिए उसमें लगता है आपको कि छवि खराब हुई है? रिजवान क्रांतिकारी एक बहुत ही विश्वसनीय साथी थे हमारे पार्टी के, वो चले गए लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। आंदोलन से हट के आप राजनीतिक पार्टी में आ गए तो ऐसा लग रहा है कि कहीं की आंदोलन पीछे छूट गया और आप लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ चल दिए। उन्होंने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को हम रिजर्वेशन देंगे, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात। उन्होंने कहा था कि हम 3 नई उपराजधानी बनाएंगे, हजारीबाग, चाईबासा और पलामू के लेकर। उन्होंने बनाया क्या? हम महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने दिया क्या? 25 लाख रुपया उचित है? हम ये प्रश्न पूछा, क्या उचित है? और भी 1 एकड़ के लिए आप यहाँ से विस्थापित होंगे, हजारीबाग जाएंगे, वहां पर 1 कट्ठा जमीन जो 4 डिसमिल है उसका वैल्यू है 30 से 35 लाख रुपया। जो 25 लाख रुपए जो मुआवजा बढ़ा है वो हमारी ही देन है, कांग्रेस की देन है। अगर हम थोड़ा सा भी गवर्नमेंट में आते हैं या हमारे पास थोड़ा सा भी पावर आता है तो बिल्कुल वो सारी चीजें जो आंदोलन से हो सकती थी, हम नीति बना के उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे। लग रहा है आपको कि टफ फाइट होगा? बालेश्वर कुमार जी को जब टिकट मिला तभी जितने भी कार्यकर्ता थे सब नाराज हो गए, जो जमीन स्तर से जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हो गए। इस नाराजगी को दूर कर पाए अभी तक आप लोग? ऐसी पार्टी जो लोगों को दबाए नहीं, ऐसी सोच जो किसी पत्रकार को डराए नहीं, ऐसी सोच जो किसी को लोग से रोके नहीं, ना खाने पे रोके, ना कपड़ा पहनने पे रोके, ना बोलने पे रोके। मुकाबला किससे आप मानते हैं? स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद से या बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं रोशन लाल चौधरी उनसे? फाइट टफ होगा, नेक टू नेक मुकाबला हो जाएगा। बड़कागांव विधानसभा का चुनाव जोर शोर से सभी पार्टियां लगी हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं और उसी के क्रम में जेएलके जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की जो पार्टी है वो भी दमखम लगा रही है बड़कागांव विधानसभा में। फिलहाल हमारे साथ हजारीबाग जिला के प्रवक्ता हैं, हम समझेंगे उनसे कि क्या चल रहा है। दादा सबसे पहले तो जोहार। जोहार आपको और तमाम आपके व्यूअर्स को हमारा सादर प्रणाम है। जोहार है। क्या चल रहा है? सभी पार्टियां तो घूम रही हैं लेकिन लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो के पास पैसा तो है नहीं, कैसे प्रचार प्रसार कीजिएगा आप लोग? नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, न्यू पार्टी है, इकोनॉमिकल हम बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो हम बिल्कुल कम खर्चे में चल रहे हैं। आपसे एक वोट का डिमांड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ दे सकते हैं हमको किसी प्रकार समर्थन इकोनॉमिकल तो आप हमको दीजिए। हम तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव इतना महंगा हो गया है फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम लोगों से हेल्प लेकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में जिस तरह से आप लोगों ने चंदा लेकर चुनाव लड़ा, विधानसभा तो अलग है, लोकसभा तो लोकसभा था पर विधानसभा तो अलग चीज़ है। यही है ना कि हम लोग हर वो पुरानी चीज़ जो राजनीति को भारी कर रही थी, अतिक्रमण कर रही थी, इंकरेजमेंट कर रही थी, हम जो नए युवा नए एक विचारधारा आए हैं, हमारा यही एक साफ क्लियर एक मैंडेट उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को हटाएं। बहुत जो महंगा था उसको हटाएं, बहुत पैसे वाले चुनाव लड़ेंगे, ये जो अनिवार्यता थी इसको हम कैसे साइड करें, एक फ्रेश युवा को, एक नई विचार रखने वाले अच्छे लोगों को हम कैसे ला सकते हैं, ये तमाम हमारी कोशिशें हैं। और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक बार में हम सफल हो गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत क्लोज जाए और सफलता की ओर जाए। बिल्कुल लोकसभा में बस पैसे नहीं थे लेकिन पूरे झारखंड में सिंबल नहीं था, 8 लाख वोट लाए और तमाम आप मीडिया का बहुत थैंकफुल जो हेल्प किए थे। तो अभी भी हम चाह रहे हैं विधानसभा में भी उसी ग्राउंड लेवल पे वर्क करें और बिल्कुल एकदम डोर टू डोर कैंपेन करें और लोग से बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमको वोट दीजिए और जहाँ तो सपोर्ट कर सकते हैं आप हमको सपोर्ट भी कीजिए। और इसी उद्देश्य से, इसी भरोसे से हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो अपना मैनिफेस्टो उन्होंने जारी कर दिया। आप लोगों ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन आपका मैनिफेस्टो बहुत लंबा चौड़ा है, दूसरी पार्टियों का सीमित में है कि हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे जो पहले से करती आ रही हैं। क्या सोचना है आपका? आपके मैनिफेस्टो में और उसके मैनिफेस्टो में घुमा फिरा के सिर्फ वही चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग भी उसी लाइन में जा रहे हैं? क्योंकि सवाल इसके लिए खड़ा हो रहा है कि आप जिस विचारधारा से चलकर आए थे, रिजवान क्रांतिकारी, जो एक कहावत उन्होंने कहा था, 2 जिस्म एक जान, ये ऐसा उनका कहना था। लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन के सामने वो अपने घुटने टेक दिए उसमें लगता है आपको कि छवि खराब हुई है? मैनिफेस्टो पे हम आएंगे, लेकिन क्या उसमें लगता है आपको कि उससे जयराम महतो की छवि खराब हुई है? नहीं, एक बात तो है कि रिजवान क्रांतिकारी एक बहुत ही विश्वसनीय साथी थे हमारे पार्टी के, वो चले गए लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। मैं उनके प्रति कोई भी आक्रोश या बुरे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जिस पार्टी में गए हैं वहाँ पे अच्छे कार्य करें
और वो जब तक थे पार्टी में, पार्टी मजबूत करने का काम किया, अल्पसंख्यक को काफ़ी जोड़ने का भी काम किया। पार्टी से भी उनको बहुत लाभ हुआ, पार्टी से उनको एक नाम ख्याति मिली और दोनों को एक दूसरे को कह सकते हैं कि लाभ था। लेकिन वो अचानक चले गए, उनका क्या विचार था। दुख इस बात का है कि गांडे जो विधानसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी थे और लास्ट डे जब नामांकन का था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद से वो विड्रॉ किए वहाँ से। तो एक बात से बुरा लगा है, लेकिन ज़्यादा इस पे हम नहीं बोलना चाहेंगे। वो जिस पार्टी में हमारा उनका एक ब्लेसिंग रहेगा कि आप वहाँ अच्छा वर्क कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन आपका मैनिफेस्टो को लेकर था, हमारी पार्टी मैनिफेस्टो या करंट गवर्नमेंट की। जैसे झामुमो ने इस बार तो अभी जारी नहीं किया है, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 में उन्होंने जारी किया था मेरे पास। लेकिन अभी अपनी जो काम है उनको लेकर वो आए हैं कि हमने इन 5 सालों में ये काम किया है। तो समझिए वो मैनिफेस्टो था जो उन्होंने 2019 में जो जारी किया था, अभी उन्होंने उसको लेकर आया कि हमारा ये कामकाज है, आप हमें ये चीज़ हमने ये 5 साल में किया है। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेके आई, आप अपना मैनिफेस्टो लेके आए। जो सत्ता में रहता है वो मैनिफेस्टो तो नहीं जारी करता, लेकिन अपना कामकाज गिनाता है, वो कामकाज गिना रहे हैं। नहीं, देखिए 2019 में जो उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा कि काम को लेके आ रहे हैं, जैसे वर्तमान विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद भी बड़कागांव विधानसभा से हैं और वो कांग्रेस पार्टी से हैं। झामुमो की कुछ कंटेंट, कुछ बात को हम रख रहे हैं, इंटरव्यू लंबा नहीं हो। उन्होंने कहा था कि हम 3 नई उप राजधानी बनाएंगे, हजारीबाग, चाईबासा और पलामू के लेकर। उन्होंने बनाया क्या? नहीं बनाया। किसने? जेएमएम ने किया? झामुमो ने कहा, हमारे पास है, उन्हीं का है घोषणा पत्र। 2019 का जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उन्होंने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को हम रिजर्वेशन देंगे, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात है। प्राइवेट में उन्होंने ये बात कहा और गवर्नमेंट में करने की कोशिश की, लेकिन उनका लीगल टर्म इतना अच्छा नहीं था कि बात जाके मामला फंस गया। और स्थानीय में क्या है कि आप पॉलिसी बना रहे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे उसको उतार नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने दिया क्या? नहीं चीज़ में सारी स्थानीय नौकरियों में, सारी स्थानीय नौकरी में कहा था। क्लियरिफिकेशन नहीं किया था गवर्नमेंट या सरकारी, लेकिन हम ये मांग के चल रहे हैं कि सारी नौकरियों में कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि 5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिकृत भूमि को रैयतों को वापस कर देंगे, जो इस बात से वापस हो गया और इस पर कोई नई पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई। फिर उन्होंने कहा था कि हम बीपीएल से जो नीचे के लोग हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह देंगे महिलाओं को। तो ये नहीं किया उन्होंने, मैया सम्मान योजना लाया, हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छी पॉलिसी है, इकोनॉमिकल, सोशल या वुमेंस इंपावरमेंट के लिए अच्छी बात है। लेकिन आप चुनाव से माह 3 महीना पहला, ये बुरा बात, सारे लोग उसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो सेकेंड है। तीसरा है कि एक ही परिवार के लोग जो बहुत अच्छा वेल्थ रखते हैं वो भी 4-5 लोगों का नाम ऐड कर ले रहे हैं, तो वहाँ से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वो पॉइंट। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, उनके मैनिफेस्टो पेज नंबर 27 में कहा था कि 2013 का जो भूमि सुधार अधिनियम जो था, जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, वो बनाई थी, तो स्टेट में भी वो वही लागू करेंगे। अम्बा प्रसाद कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके पिताजी श्री योगेंद्र साव से भी बात हुई, उन्होंने भी बात कहा था, लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वो नहीं ला पाए। और विस्थापन और पुनर्निवास की जो पॉलिसी थी, जो मेन कंटेंट था कांग्रेस का, वो नहीं कर पाए। साथ ही एक जो करंट एग्जाम्पल है कि बड़कागांव विधानसभा के गोंदलपुरा गाँव में 25 कट्ठा, 1 एकड़ जो कहते हैं 100 डिसमिल जमीन, वो ले रही है गवर्नमेंट, सरकार कंपनी के माध्यम से, और उसका जो पैसा कर रही है वो मात्र दे रही है 25 लाख रुपया। आप यहाँ से विस्थापित होंगे, हजारीबाग जाएंगे, वहाँ पर 1 कट्ठा जमीन जो 4 डिसमिल है, उसका वैल्यू है 30 से 35 लाख रुपया। घर बनाने का अलग पैसा लगेगा। तो यहाँ के लोग साथ अन्याय हो रहा है ना, तो ये बात तो एमएलए को रेज करनी चाहिए थी। अगर वो कर लेती तो नए लोगों को आना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट करती या विधायक करती तो हमको लगता है कि हम उनका बिल्कुल झंडा ढोते और उनको वोट करते, लेकिन नहीं कर पाई। इसी का हम सब के अंदर में एक आक्रोश है, इसलिए हम लोग एक थर्ड पार्टी बनाए और फिर यहाँ पे आके हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो 25 लाख रुपए जो मुआवजा बढ़ा है वो हमारी ही देन है, कांग्रेस की देन है। अगर हम उनकी वो कहते हैं हमेशा कि अगर पिताजी हमारे जो योगेंद्र साहब जो मंत्री जी हैं, वो अगर वो आंदोलन नहीं किए होते तो आज ये 24 लाख 25 लाख रुपये मुआवजा नहीं मिलता। नहीं, ये बात बिल्कुल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माननीय योगेंद्र साहब पूर्व कृषि मंत्री या वर्तमान विधायिका का बहुत एफर्ट था, जो बढ़ के 16 या 20 लाख से बढ़ के 25 लाख हुआ, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या 25 लाख रुपया उचित है? हम ये प्रश्न पूछा, क्या उचित है? और भी 1 एकड़ के लिए। अच्छा, उसमें ये भी बात था कि जो वहाँ पे 2 फसल या 3 फसल होता है जिस भूमि पे, उस पर अधिग्रहण नहीं होगा। आप गोंदलपुरा जगह देखिए कि नदी किनारे है और बहुत शानदार वहाँ पे गुड़ होता है, 3 फसल जमीन है, आप उसको अधिकृत कर रहे हैं। और योगेंद्र साव और अम्बा प्रसाद दीदी का ही कहना था कि 2013 की जो नीति थी उसको हम लागू करवाएंगे
और जहां पे कंपनी वर्क स्टार्ट नहीं की है वो रैयतों को ज़मीन वापस करवाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा पे जिस पे वोट किया गया था यही मुद्दा था। तो अम्बा दीदी से या योगेंद्र शाह से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो नहीं करवा पाए, इसी कारण से युवा नाराज होकर एक नई पार्टी बनाए और बड़कागांव में वही युवा आके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि आपकी पार्टी बने हुए आप कहिएगा कि चुनाव चिन्ह तो अभी आया, लेकिन जब से आंदोलन हो रहा है, जेबी केसेस जब नाम था इनका तभी से आंदोलन हो रहा था, लेकिन उस प्रकार से ये सवाल हमने जयराम महतो से भी किया था, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन होने चाहिए, आपने गोंदलपुरा की बात की, गोंदलपुरा में भी कभी सक्रिय रूप से होकर जेबी केसेस नहीं निकला, आंदोलन नहीं हो पाया। अगर हम पकरी बरवाडी की बात करें, वहाँ पे भी आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उस तरह से मुखर चीज़ नहीं रखा। अगर आज वो आंदोलन अगर उस तरह से किया जाता तो आज परिवेश बड़कागांव का कुछ अलग होता, या फिर विपक्ष आपके साथ होता या आपका साथ देता, या फिर सत्ता को भी झुकना पड़ता आपके सामने। ये चीज़ मानते हैं आपकी नहीं मानते? नहीं, सही बात बोल रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जब ये जेबी केसेस का गठन नहीं किए थे उसमें भी बड़कागांव जो गोंदलपुरा बोल रहे हैं वहाँ गए थे और एक स्पीच दिया था। जब दोबारा संगठन का गठन हुआ था जेबी केसेस का, पार्टी उसमें निर्माण नहीं हुआ था, तो उसमें जाके उन्होंने स्पीच दिया था, लोगों को क्या कि लोगों का अंदर एक उत्साह भरने का काम किया था। उसके बाद उसका परिणाम हुआ कि लोग लंबे समय से आज तक वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, और जो वास्तविक वहाँ पे ग्राम सभा होना चाहिए उन्होंने नहीं किया। नया थाना का भी प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, पकरी बरवाडी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कोशिश की, ये बात सही बोल रहे हैं कि हम उतना सफल नहीं हो सके क्योंकि गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था, इतनी कंपनी का प्रेशर था और प्रशासन के लोग इतना दबा रहे थे कि हम उतना नहीं कर पाए। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर हम थोड़ा सा भी गवर्नमेंट में आते हैं या हमारे पास थोड़ा सा भी पावर आता है तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो आंदोलन से हो सकती थी, हम नीति बना के उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे। अगर सत्ता नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? नहीं, सत्ता अगर हमें नहीं मिलती है तो हम विपक्ष में बैठने का काम करें। अगर मुख्य विपक्षी रहेंगे, नहीं अगर तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगे फिर भी हम बैठेंगे। और जो जन के मुद्दे हैं, एक तो ये है कि कानून तो नहीं बना पाइएगा ना? नहीं, कानून नहीं बना पाएंगे, लेकिन मुखरता के साथ आवाज़ तो उठाएंगे। और देखिए, सेंटर में भी बात अभी है कि कोई पार्टी अगर मेजोरिटी में है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पॉलिसी बना दे, उसको लोकतंत्र के अधीन रह के कार्य करना पड़ेगा। बहुत सारी समितियां होती हैं, एक समिति में खुद सुश्री अम्बा प्रसाद हमारी विधायक जो है वो वहाँ थी। और फिर अगर आप सही पॉलिसी नहीं बनाते तो हम कोर्ट तक जाएंगे, लोगों को, जनता तक हम अपनी बात को पहुँचाएंगे, उनको फिर बोलेंगे आप जन आंदोलन कीजिए और गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाइए कि वो लोग के हित के लिए पॉलिसी बनाए, ना कि वो अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड के लिए या कंपनी के लिए पॉलिसी बनाए। लेकिन वो प्रेशर तो आप अभी भी बिल्ड कर सकते थे। 2 साल आपके पास टाइम था, आप प्रेशर बिल्ड करते तो शायद विस्थापन आयोग का गठन हो जाता, लेकिन आप लोग सीधा राजनीति में कूदे। इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, उसमें भी आप लोगों ने टाइम दिया, अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी आपका टाइम जा रहा है। पर आंदोलन से हट के आप राजनीतिक पार्टी में आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं की आंदोलन पीछे छूट गया और आप लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ चल दिए। नहीं, हमारी जो जन्म हुई पार्टी का, पहले संगठन बना जेबी केसेस, बाद में पार्टी बनी जेल के, तो बोकारो और धनबाद में जब क्षेत्रीय भाषा का शामिल किया गया, भोजपुरी, मगही और अंगिका, तमाम आंदोलन से हुआ था, वहाँ से हुआ आंदोलन जुड़े। बाद में आंदोलन तमाम चीज़ों को हुआ, कंपनी के खिलाफ हुआ, भाषा को लेकर हुआ, नियोजन नीति को खिलाफ हुआ, और बाद में लगा कि हमने दबाव बनाया खासकर 1932 के ऊपर। गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, लेकिन लीगल टर्म इतना सही नहीं था कि हो सके। तो फिर हम लोग देखा कि भाषा से, आंदोलन से इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा जितना पड़ना चाहिए। तब सब लोगों ने विचार विमर्श करके कहा कि तब आप एक पार्टी का निर्माण कर लीजिए, जो आप जो बोल रहे हैं वो आप जब खुद सत्ता में आइएगा तब आप कर पाइएगा, वर्क को एग्जीक्यूट कर पाइएगा। तब ने हमने जिम्मेवारी को लिया, एक्सेप्ट किया, तब पार्टी बनाए, तब हम उतरे कि लोग अगर हमें समर्थन देते हैं तो हम सत्ता में आएंगे, तो हम वो सारे वर्क करेंगे, सारे बात को प्रूव करके दिखाएंगे जो हम अभी बोल रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़कागांव विधानसभा में तिरकंसु विधानसभा जो चुनाव है उसमें तिरकंसु फाइट होने की संभावना है। जेल गेम के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि टफ फाइट होने वाला। लग रहा है आपको कि टफ फाइट होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए हम ये बात सीधा नहीं बोल सकते कि हम इस सीट पे जीत रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि फाइट टफ होगा। फाइट टफ होगा, नेक टू नेक मुकाबला हो जाएगा। अच्छा, आपसे अगर एक सवाल करें, मुकाबला किससे आप मानते हैं? स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद से या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रोशन लाल चौधरी उनसे? देखिए, जब भी कोई हमारी लड़ाई तो सत्ता से होती है, सीधा सी बात है। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी से लड़ाई की बात नहीं बोल सकते। नहीं, फाइट की बात करें, मतलब जो अगर हम इसमें लड़ाई की बात नहीं होती, अब चुनाव जीत रहे हैं तो किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन अगर जो फाइट की बात जो बोला जाता है कि किससे ज्यादा आपका मुकाबला टक्कर होने की संभावना है, मतलब जोर शोर से जो आप लोग लगे। नहीं, देखिए हम बिल्कुल एक नाम लेके एक्यूरेट, हम सेफोलॉजिस्ट नहीं है, सेफोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि हम इतना
वोट ला रहे हैं या इनसे सामना हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी कमियां हैं, पार्टी के अंदर कमियां हैं, हमारे बहुत सारे बूथ में बहुत कुछ नहीं हो पाया, हम उसको स्ट्रांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को घर टू घर भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैक्सिमम आप वोट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो कीजिए। अब वोट कन्वर्ट होगा तभी हम नेक टू नेक की फाइट में जा पाएंगे। अगर नहीं, अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ बात ये होगी कि हम हवाई बात कर रहे थे और हमारी कोई तैयारी नहीं है, फिर हम हंसी पर चले जाएंगे। इसलिए हमारा मानना है कि हमारी कमियां से हमारी लड़ाई है, हम उसको स्ट्रांग कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि बहुत नेक टू नेक लिख जाएंगे और क्लोज जब वहां पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि हम शायद विजय हो सकते हैं। फिर जनता का आशीर्वाद डिपेंड करता है। एक और लास्ट सवाल जहन में आया तो हमने कहा कि पूछ लेते हैं। बालेश्वर कुमार जी को जब टिकट मिला तभी जितने भी कार्यकर्ता थे सब नाराज हो गए, जो जमीन स्तर से जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हो गए। इस नाराजगी को दूर कर पाए अभी तक आप लोग? नहीं, देखिए, नाराजगी का प्रश्न था वो बहुत सारे, होता है क्या है कि बहुत सारी पार्टियों के पास एक विधानसभा में एक ही उम्मीदवार होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नई पार्टी थी, लोग पुराने जुड़े हुए थे, कुछ बाद में जुड़े, तो सभी लोग के अंदर ये महत्वाकांक्षा थी कि हम पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे और लगभग मेरे ख्याल से 26 लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था। तो चूंकि बालेश्वर मेहता जी बाद में जुड़े, लेकिन इनका एक व्यापक प्रभाव था और पार्टी के साथ जुड़ के जब अपनी भावनाओं को व्यक्त किए तो सुप्रीमो को और तमाम जो संगठन के जो लेयर थे, जैसे कि संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बना था, तो उनको लगा कि इनको मिलना चाहिए। तो मिला, तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी कि हाँ, जो ये प्रखंड की कमेटी थी उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। ये बात सही था, तमाम मीडिया ने दिखाया। तो बाद में फिर बालेश्वर मेहता आए, मिले, लोग से क्षमा भी मांगे और बोले कि जो भी हमसे हो पाए करेंगे। हमारे सारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सब तमाम हम लोग फिर खुश हुए। फिर उन्होंने सबने कहा कि नहीं, जिताएंगे और फिर उसके बाद से लगातार उनके साथ लग गए हैं और फिर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं आए हैं। नहीं, देखिए, एक दो लोग किसी व्यक्तिगत कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या किसी का फिजिकल ठीक नहीं है, तो वो अलग की बात है। कुछ लेकिन लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं निर्दलीय आपके सामने ही। देखिए, एक लोकतांत्रिक है और हम फ्री टू स्पीच के साथ फ्री टू लोग को दे रहे हैं कि अगर आप पार्टी के साथ को अच्छा नहीं लगता है, आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़िए। हम किसी को ऊपर दबाव देना नहीं चाहते हैं। हम यही तो हमारी सोच है कि एक ऐसी पार्टी जो लोगों को दबाए नहीं, ऐसी सोच जो किसी पत्रकार को डराए नहीं, एक ऐसी सोच जो किसी को लोग से रोके नहीं, ना खाने पे रोके, ना कपड़ा पहनने पे रोके, ना बोलने पे रोके। तब तो लोग को लगेगा कि हाँ, ये ऐसी विचार है जो लोगों को फ्री आज़ाद करने के लिए आई है, तब तो लोग और युवा हमसे जुड़ेंगे। तो हमारी यही सोच है, इसलिए हम किसी को दबाव में या बंधन में रखना नहीं चाहते हैं। चलिए, तो फिलहाल देखते हैं कि जनता क्या सोचती है। 13 तारीख को फैसला हो जाएगा, ईवीएम में बंद हो जाएंगे और 23 तारीख को इसको घोषणा हो जाएगी। दिलचस्प मोड़ पे है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुड़ी हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता जनार्दन को अपना भगवान मान रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।